पहली से शुरू होने वाली पिछली परीक्षा से हर परीक्षा में रोहित के 10 अंक बढ़ रहे हैं। ये बात समझ में आ रही है आपको? पहली लाइन आपको समझ में आ रही है क्या? इस हर एक लाइन में कुछ ना कुछ छिपा हुआ है। कौन कौन ये समझ पा रहा है? यानी कि अगर मैं बात करूं, पहली से ही शुरू होने वाली पिछली हर परीक्षा में रोहित के 10 अंक बढ़ रहे हैं और परीक्षा की कुल संख्या 8 है। यानी कि ऐसी कितनी परीक्षाएं होती हैं? 8 परीक्षाएं होती हैं। यानी कि 3, 5, 7वें परीक्षा में अंकों की औसत संख्या 120 थी और 1, 2, 6, 8वें परीक्षा में अंकों की औसत संख्या का पता लगाइए। क्वेश्चन 1 नंबर है, क्वेश्चन लाजवाब है। आपसे मैं प्यारे से दोस्तों में ये एक बात कहूंगा कि अगर मान लीजिए ये x है तो आपका जो दूसरा होगा वह x प्लस 20 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। अगर ये x प्लस 40 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा। ये x प्लस 60 नहीं होगा क्या? बिल्कुल होगा सर, होगा ना। लेकिन ध्यान इस बात का देना, ये तो आप जो ले रहे हो इनके बीच में एक एक और आएगा ना, x प्लस 10, x प्लस 30 और x प्लस 50। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। कोई दिक्कत है क्या? नो प्रॉब्लम ना? नो प्रॉब्लम। चलिए मैं कह सकता हूं अगर फर्स्ट ये है, अगर पहला ये है, फर्स्ट ये है, तो आपके सामने क्या है? फर्स्ट। तो आपके सामने ये रहा सेकंड, ये आपको दे रहा है थर्ड, ये आपको दे रहा है फोर्थ। अभी देखो समझा रहा हूं, है ना? कोई ऐसा ना सोचे कि सर टाइम बहुत लग गया। जब अच्छा क्वेश्चन करोगे तो समझने में टाइम लगेगा, और मैं समझा रहा हूं इसलिए समय ले रहा हूं। ठीक है? हाँ, और टोटल 8 है ना एग्जाम, तो एक और लेना पड़ेगा हमें ना, x प्लस 70 भी ले लेते हैं। चलो कोई नहीं, ये हो गया फिफ्थ, ये हो गया सिक्स्थ, ये हो गया सेवंथ, ये हो गया एट्थ। आपको कोई यहां तक दिक्कत तो नहीं आई ना डियर? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? सबको समझ में आ रहा है? चलिए, अब बोला जा रहा है कि परीक्षाओं की कुल संख्या 8 है और 3, 5, 7 में औसत अंक 120 है। 3, 5, 7 कहाँ गए? x प्लस 20, x प्लस 40 और x प्लस 60। इन तीनों का औसत अंक 120 है, यानी कि इन तीनों का योग कितना हो जाएगा? 3x प्लस 120 बराबर 360। यानी कि यहां से मैं 3x बराबर 240 निकाल दूंगा, तो x बराबर कितना निकल कर आ गया? 80 निकल कर आ गया। अच्छा लगा? सबसे पहले आपने x की वैल्यू निकाल दी, यहां तक कोई समस्या नहीं है। आराम से सिखा रहा हूं इसलिए बोल रहा हूं। अब क्या बोला गया है? पहले, दूसरे, छठवें और 8वें का औसत बताना है। कुछ भी नहीं बचा क्वेश्चन में। पहला यानी कि 80, दूसरा यानी कि 90 और छठवां 6 यानी कि 130 और 8वां यानी कि 150। इसका आपको एवरेज निकालना, तो कैसे निकाल लेंगे? 4 का भाग दे देंगे, 450 बटे 4, 112.5। तो पहली बार में कठिन लग सकता है, लेकिन करके देखोगे तो आसान लगेगा। ये अगर x बराबर आपको दे रखा है 9 माइनस 4 रूट 5, तो आप में से कौन मुझे रूट x निकाल के बता सकता है? कल का तरीका कि यह पूर्ण वर्ग है, अब कैसे है निकाल के बताओ। तो हम कहते हैं कि 2 को अलग कर लो, 2 और रूट 5, बीच में माइनस है तो माइनस लगा दिया बस। अब इसका होल स्क्वायर कर लो, यही आएगा। तो रूट x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 माइनस रूट 5। ठीक है? जो कि मतलब अगर मैं ऐसे लेता हूं तो क्या ये सही है क्या? 2 माइनस रूट 5 नहीं, नहीं है। क्यों? क्योंकि मैं हर एक चीज को बताकर चलता हूं कि रूट 5 आपका 2 से बड़ा है, तो आप सर इसको 2 माइनस रूट 5 ना मानते हुए आप इसे क्या मानेंगे? रूट 5 माइनस 2। बात तो वही पड़ी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो नियम है वो तो नियम है। अब सॉल्व कर लीजिए। 1 अपॉन रूट एक्स कितना हो जाएगा सर? कॉन्जुगेट है, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर 1 आ रहा है, तो डायरेक्टली माइनस का प्लस कर दो। इन दोनों का ऐड करने पर तो आंसर कितना आ गया? 2 रूट 5।
क्योंकि -2 से +2 तो कट गया। कैसा लगा डियर स्टूडेंट? एक आदमी ने 2 वस्तुएं खरीदी, प्रत्येक का मूल्य 5300 रुपए है, यानी कि प्रत्येक का मूल्य मतलब आपका सीपी सेम है। बधाई हो बधाई हो, मोहल्ले में मिठाई बांट दो। एक पर आपका 10% का प्रॉफिट है, दूसरे पर आपका 5% का प्रॉफिट है। कुल निकालना है तो जब सीपी सेम होता है डायरेक्टली एवरेज निकाल देते हैं 7.5%। और ये केवल सीपी सेम होता है तभी करते हैं। तो सर इसका मतलब एक एग्जांपल और लेता हूं, उसका आंसर आप देंगे। यानी कि मान लीजिए मैंने कहा कि मैंने 3 प्रोडक्ट खरीदे और सभी का सीपी सेम है, और पहले प्रोडक्ट पर 10% का प्रॉफिट हो रहा है, दूसरे प्रोडक्ट पर 20% का प्रॉफिट हो रहा है, तीसरे प्रोडक्ट पर 17% का लॉस हो रहा है। तो मुझे बताइए नेट क्या होगा? नेट परसेंटेज प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, और कितना होगा? तो सर ये तो आपने तरीका बता ही दिया। जब सीपी आपका सेम होता है तो 30 प्लस में है, 17 माइनस में है, बटे 3 करना है, क्योंकि 3 आपके प्रोडक्ट है इस बार। यानी कि ये कितना हो गया मेरे पास? 13/3, 3 चौके 12, 4 सही, 1/3, यानी कि 4.33%, जो कि प्रॉफिट है। एक तो हितेश है और एक मितेश है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, यदि हितेश के वोटों की संख्या 50% कम हो जाती है, सुनिएगा जरा मेरी बात को, हितेश के वोटों की संख्या 50% कम हो जाती है तो मितेश जीत जाता है। जीत कौन रहा है? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विनर कौन है? ऐसे पेपर में नहीं करना है, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं ना, ये भी मुझे बताना पड़ता है बच्चों को कि ऐसे क्यों लिख रहा हूं कि आपको समझ में आ जाए। विनर कौन है? सर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन विनर मितेश है। जीत विनर रहा है, यानी कि अगर मितेश जीत रहा है, हितेश के वोटों की संख्या 50% कम हो जाती है। मान लीजिए हितेश को ए वोट मिले और मितेश को बी वोट मिले, या फिर मैं ऐसे कहता हूं हितेश को एच वोट मिले, कोई दिक्कत थोड़ी है, हितेश को एच वोट मिले। तो मैं ये कह सकता हूं क्या दोस्तों, हितेश को एच वोट मिले और मितेश को कितने मिले? एम वोट मिले। तो मैं ये कहूंगा हारने वाला कौन है? हितेश। लेकिन उसको वोट कितने मिले? हितेश/2। समझ रहे हो ना, मैंने वोट भी वही माने। या फिर मैं ऐसे समझा देता हूं आपको कि अगर हितेश और मितेश आपके पास है तो मैं ये कह दूं क्या कि अगर उसको ए वोट मिले हितेश को तो मितेश को बी वोट मिले, नंबर ऑफ वोट, ऐसे समझ लो, है ना, वरना फिर कुछ लोग ज्यादा होशियार है यहां पर। ठीक है, मैं आराम आराम से समझा रहा हूं, कृपया करके ध्यान देना। विनर कौन है? हितेश है या मितेश है, सॉरी। हारा कौन है? हितेश हारा है। मितेश को कितने वोट मिले? ए वोट मिले। और हितेश को कितने मिले? जो उसने सोचे थे उसके आधे मिले। और जीत हार का अंतर कितना है? सर a माइनस b/2 ही तो 610 के बराबर है। एनी प्रॉब्लम माय डियर? पहली इक्वेशन बनाने में आप में से किसी को भी कोई दिक्कत आई क्या? मैंने समझाया, उन सबको समझाया जिनके लिए उपयोगी है। मैंने गड़बड़ कर दी, फिर भी मैंने यहां पर कह सकता हूं मैंने गड़बड़ कर दी है। मितेश को मुझे बी मानना चाहिए था और ये ए मानना चाहिए था, है ना, उल्टा हो गया था मेरे से। बाकी आप समझदार हो सब, और वो गड़बड़ का मुझे पता अभी लग गया, अच्छी बात है। तो इसके लिए भी आपका बहुत बहुत आभार। यहां तक क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है आप लोगों को? मैं समझाने के लिए आराम आराम से बता रहा हूँ ना। एक बच्चे को सब्र नहीं होता है, जो बच्चे ऐसा सोचते हैं ना कि मेरे तो नहीं पढ़ना है यार, मैं तो स्किप कर दूंगा इसको, तो उन बच्चों को सब्र नहीं है, वो सीख ही नहीं सकते जिंदगी में। वो एग्जाम भी उसलिए देने जाते हैं कि एग्जाम से 2 दिन पहले पढ़ लूं, बस में सिलेक्शन हो जाए, क्या पता यही फंस जाए, वो इसलिए सोच कर आते हैं। ऐसा मत सोच कर पढ़ो डियर, लाइफ में कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। तो मैं पहला आपको ये बोलता हूँ, पहली इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन मैं कैसे बनाऊंगा देखिए, ठीक है। दूसरी इक्वेशन के लिए मैं क्या करता हूं, अब आप मेरे तजुर्बे को देखिएगा। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, मैंने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये देखा कि अगर मितेश को 3 गुना वोट मिलते, यानी कि इस बार मितेश 3 गुना वोट लेकर जा रहा है, यानी कि 3b,
एनी प्रॉब्लम? और उसको कितने मिल रहे हैं? तो मितेश जीत जाता, तो उसको पूरे के पूरे मिले होंगे इस बार, और ये इतने वोटों से जीत रहा है। क्या दो इक्वेशन आपको नजर आ रही हैं? मेरे को आ रही है। दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, सॉल्व करने में तकलीफ है क्या? तो पहली इक्वेशन को मैंने रीअरेंज कर दिया, तो ये हो गया 1220। दूसरी इक्वेशन को मैंने ये लिख दिया 3b माइनस का a बराबर 5060। अगर मैं इन दोनों को क्या कर दूं, इन दोनों को सर आप घटा दीजिए, तो यहां माइनस लिख दो, यहां प्लस लिख दो, यहां माइनस लिख दो। माइनस प्लस माइनस कट गया, यहां से कितना आ रहा है माइनस का b बराबर, इसमें से ये घटाएंगे तो कितना आ रहा है माइनस का 3840। तो क्या मैं कह सकता हूं b बराबर 3840 मेरे स्पष्ट नजर आ रहा है मुझे? b बराबर अगर 3840 अगर मेरे पास आ गया, यानी कि मितेश को मिलने वाले वोट निकल कर आ चुके हैं। हम सही चल रहे हैं क्या? बिल्कुल। अगर मितेश को इतने वोट मिले हैं तो डियर स्टूडेंट्स a कितना होगा? a कितना हो जाएगा अगर मैं इसको हल करता हूं तो? अरे a कितना हो जाएगा? ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं, सही है क्या? चेक करो हिमेश को, अच्छा हिमेश है, हिमेश को मिले वोट बताना है अपन को, ठीक है? सही चल रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ, तो यहाँ पर, हाँ यहाँ पर अगर मेरे पास क्या निकल कर आया अभी, हाँ, यहाँ पर मेरे पास बी निकल कर आया है, और बी किसका बोर्ड था? मितेश का बोर्ड था, ठीक है। अब अगर हम ए निकालना चाहते हैं, तो मेरी पहली इक्वेशन से अगर मैं निकालना चाहूं तो मैं कह सकता हूं क्या कि अगर ए निकालना चाहते हो तो यहाँ 3840 इंटू 2 माइनस 1220, तो कितना निकल कर आ जाएगा? तो ये निकल कर आ गया 7680 माइनस 1220। आपका राइट आंसर आ रहा है 6460 वोट, सही है। तो यही हमें निकालना था, हिमेश के वोट, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर आ गया। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, समझ में आ रही है बात? चलिए, तो अच्छा क्वेश्चन था ये, और दो इक्वेशन, दो वेरिएबल बना के सॉल्व करना था। चॉकलेट वितरक को बेची जाने वाली प्रति डार्क चॉकलेट पर 12 रुपए का लाभ होता है, और उसे प्रति व्हाइट चॉकलेट पर 15 रुपए का लॉस होता है। अब टोटल चॉकलेट की संख्या 660 होने पर ना तो लाभ होगा ना हानि होगी, तो कितनी डार्क चॉकलेट बेचनी चाहिए उसको? ऐसा क्या करे कि वे कितनी डार्क चॉकलेट बेचे? तो मैंने कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, अगर हम बात करते हैं आपके सामने कि भाई डार्क चॉकलेट कुछ मान लीजिए, और आपके सामने 15 रुपए की हानि हो रही है व्हाइट चॉकलेट पर, तो व्हाइट चॉकलेट की संख्या 660 होने, तो मैं ये कह सकता हूं क्या 660 15 रुपए का हर व्हाइट चॉकलेट पे लॉस हो रहा है, तो ये जो लॉस है क्या आपके प्रॉफिट के बराबर नहीं होगा? क्या होना चाहिए ना नियति से? तो बस, तो ये लॉस अगर है तो बस है तो संख्यात्मक मान, तो मैं इसको लॉस लिख दूं, माइनस लिखने की जरूरत है क्या? अगर मैं लॉस लिख रहा हूं तो माइनस लिखने की जरूरत है क्या? नहीं है, क्योंकि है तो संख्यात्मक मान, है तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू लॉस की, तो क्या मैं लॉस को प्रॉफिट के बराबर कर दूं? भाई 660 व्हाइट चॉकलेट बेचने पर, तो एक व्हाइट चॉकलेट कितने की आ रही है? 15 रुपए का लॉस हो रहा है एक व्हाइट चॉकलेट पर, तो 660 पर इतने का लॉस हो जाएगा, और 12 रुपए का प्रॉफिट होता है एक डार्क चॉकलेट पर, तो डार्क चॉकलेट मैंने मान ली डी। तो सॉल्व करने पर, तो मैंने काटा इसको 3 से 4 बार, और 3 से काटा मैंने इसको 5 बार, 4 से फिर मैं इसको काटने लगा, 4 एकम 4 बचे 2, 4 6 की 24 बचे 2, 4 पंजे 20, 165 इंटू 5, 16 पंजे 80 और 25 825। तो यहां पर डार्क चॉकलेटों की संख्या निकल कर आ गई 825। इतना सिंपल प्रश्न था समझने वाले के लिए। 18 सेंटीमीटर, 19 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर भुजा वाले एल्यूमिनियम धातु के 3 घनों को पिघलाकर एक निश्चित संख्या में गेंद बनाई जाती है। तो प्रत्येक गेंद का आयतन इतना है, तो बनने वाली गेंदों की संख्या, तो मैं कहता हूं घन का आयतन होता है 18 का क्यूब, 19 का क्यूब,
21 का क्यूब, मैंने कहा था कि क्यूब याद करके रखें। 18 का क्यूब भी आपको याद होना चाहिए, कितना होता है 18 का क्यूब, किस किस को याद है? 5832 होता है सर, हमें याद है। 19 का क्यूब कितना होता है? 6859 होता है सर। 21 का क्यूब कितना होता है? 9261 होता है सर। क्यूब हमें याद होने चाहिए, अब याद नहीं है तो फिर क्या कर सकते हैं? फिर उसमें इनको मैंने जोड़ा, 9 और 1 10 और 1 10 और 2 12, 7 और 5 12 और 3 15, कैरी आया 1, 3 और 8 11 और 8 19, है ना। और यहाँ पर अपने पास आया 21 952। अभी जस्ट मैं सॉल्व कर रहा हूं, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ये टोटल वही वॉल्यूम है, ये टोटल वही वॉल्यूम है जो गोलियों को बनाने के काम आया है, और उसमें से प्रत्येक गोली का आयतन कितना है? 1372। तो n 1372 अगर एक गोली का आयतन है तो n गोलियां बनेंगी 21952 में से। यूनिट डिजिट आप दिमाग लगा सकते हो कि ये बताइए 2 में किसका गुणा करने पर 2 आता है? सर 2 में या तो 1 का गुणा करोगे तो 2 आएगा, या फिर 6 का गुणा करोगे तो 2 आएगा। तो मैं 6 का ही गुणा करूंगा ना, क्योंकि मेरे पास कोई भी ऑप्शन में 1 नहीं है। दिमाग का, ट्रेन ए और बी क्रमशः स्टेशन पी से क्यू और क्यू से पी तक पहुंचने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं। यानी कि एक ट्रेन यहां से यहां जा रही है, एक ट्रेन यहां से यहां आ रही है। एक दूसरे को पार करने के बाद उन्हें, मतलब ये आपका जो टाइम दे रखा है मेरे प्यारे दोस्तों, ये कौन सा टाइम है? ये मीटिंग, आफ्टर मीटिंग टाइम है। यहां कौन सा कॉन्सेप्ट लग रहा है? आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट लग रहा है। सर हमें कैसे पता चलेगा? क्वेश्चन को पढ़ना पड़ता है, उसके लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दोनों की चालों का अनुपात, ट्रेन ए और ट्रेन बी की चालों का जो अनुपात होगा वह अंडर रूट ट्रेन बी का टाइम अपॉन ट्रेन ए का टाइम। तो ट्रेन बी का टाइम इनमें से क्या है? 2 घंटे 49 मिनट। 2 घंटे 49 मिनट का मतलब 60 120 120 और 49 169 अपॉन 2 घंटे 24 मिनट 144। तो ये आ गया सर 13/12। क्या बात है। और ट्रेन ए की जो आपको स्पीड दे रखी है वो 65 दे रखी है, तो 13 पंजे 65, तो ट्रेन बी की स्पीड निकल कर आ जाएगी 12 पंजे 60 किलोमीटर पर आवर। उम्मीद करता हूं आपने इस प्रश्न को बहुत अच्छे से समझा होगा, और आफ्टर मीटिंग कॉन्सेप्ट में लगाते वक्त आप बहुत कंफर्टेबल फील कर रहे होंगे। अब जब इन तीनों महिलाओं को रिप्लेस किया गया तो इन तीनों महिलाओं की योग कितना आ गया? अगर मैं 33 के इर्द गिर्द घूमूं तो 33 या 99 होता है। एक आपका 33 से एक कम है और एक आपका 33 से एक ज्यादा है, तो होगा तो 99 ही। तो अगर मैं बात कहना चाहूं तो 99 आपका इन तीनों का सम आ गया डियर। 99 इन तीनों का सम आ गया, और बटे 3 अगर मैं करता हूं तो 33 आपका एवरेज होगा। तो मैं जानता हूं ये कौन सा क्वेश्चन है? सर ये रिप्लेसमेंट का क्वेश्चन है। रिप्लेसमेंट आपको कैसे पता चला सर? आपको किसी को पता चला रिप्लेसमेंट है? रिप्लेसमेंट उसी चीज को कहते हैं जब आपके स्थान पर कोई आ जाए। एक आदमी गया, एक आ गया, 2 आदमी गए, 2 आ गए, 3 आदमी गए, 3 आ गए। इवन लिखा भी हुआ है कि रिप्लेस किया जाता है। तो यहां रिप्लेसमेंट का टाइप लगने वाला है। तो जो नए आते हैं वो बराबर होते हैं ओल्ड वाले का एवरेज प्लस, यहां हमेशा प्लस होता है क्योंकि यहां माइनस बन सकता है क्या? अभी नहीं पता सर, वो तो एवरेज डिफरेंस पर पता चलेगा। ठीक है, तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि भाई ओल्ड एवरेज आपको पता है यहां पर, ठीक है। संख्या कितनी है? 12 की 12 ही रहने वाली है। संख्या जो है वह 12 की 12 ही रहने वाली है, और यहां क्या आएगा? एवरेज डिफरेंस। अब बोला गया है एवरेज डिफरेंस। अब मैं एक चीज बताऊंगा, तो सर ओल्ड एवरेज कितना है? 33 है, संख्या 12 की 12 है, और एवरेज डिफरेंस कितना आ रहा है गुरुजी? 2 वर्ष की वृद्धि हो गई। अगर ये वृद्धि लिखा है तो प्लस का 2, अगर ये कमी लिखा होता तो माइनस का 2 आता। अब इससे सिंपल क्या कर पाऊं बताओ तुम्हारे लिए मैं? अगर मैं इसको जोड़ देता हूं तो मेरे पास निकल कर आ रहा है 57, और ये आपके सामने 57 किटी पार्टी में शामिल होने वाली 3 महिलाओं की औसत आयु पूछी गई है आपसे।
ठीक है, तो 57 हमारे ऑप्शन में मौजूद तो नहीं है, तो कहीं कोई गड़बड़, हमने कोई गड़बड़ तो नहीं की है ना? अच्छा, बटे 3 कौन करेगा भाई, है ना? ये 3 है ना, अरे बटे 3 भी तो करना है, तो गड़बड़ समझ में आ गई हमें। तो यहाँ बटे, भाई भाई ऑब्वियस ही बात है कि 3 लोग आए हैं तो 12 बटे 3 उसी हिसाब से बढ़ेगा, 8 बढ़ेगा 41, तो 41 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 41 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। एक सामान्य बहुभुज, एक आपका जो जनरल आपका पॉलीगन है कि भुजाओं और विकर्णों का योग दे रखा है और प्रत्येक अंत्यकोण का मान दे रखा है, वो निकालना है, सॉरी। तो अंत्यकोण दे रखा है, तो मैं आपसे कह सकता हूं कि जो मेरा बाह्य कोण होगा वो 60 डिग्री होगा। अगर बाह्य कोण मेरा 60 डिग्री है तो भुजाओं की संख्या कितनी हो जाएगी, 360 बटे 60, ये हो जाएगी गुरुजी 6। अगर 6 मेरा साइड आ गया तो नंबर ऑफ डायगोनल कितने हो जाएंगे सर, तो नंबर ऑफ डायगोनल हो जाएंगे n इंटू एन माइनस 3/2, यानी कि 6 18 बटे 2, 9। तो इन दोनों का सम कितना आ रहा है, यही तो पूछा गया है। भुजाएं 6 है, विकर्ण 9 है, 15। ये हुई ना बात, इसे कहते हैं क्लासिक क्वेश्चन। मजे आएंगे चीजें पढ़ने में। ट्रेन के द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से एक निश्चित दूरी तय करता है और पुनः उसी दूरी को 5 किलोमीटर प्रति घंटे की दर से पैदल चलकर तय करता है। यानी कि 50 किलोमीटर प्रति घंटे को तो तय करता है और 5 किलोमीटर पैदल तय करता है। अब कोई फर्क नहीं पड़ता, आने जाने का दूरी तो समान है और टोटल टाइम लग रहा है ये, तो दूरी कितनी होगी, दोनों की चालों का गुणनफल, और टोटल टाइम है तो दोनों की चालों का योग, और 5.5 घंटे को हम क्या लिख सकते हैं, 11 बटे 2 घंटे। 11 से काटा 5, 5 से काटा 5, 2 से काटा 25 बार, तो 25 किलोमीटर एक तरफ की पूछी गई है, तो वही उत्तर देना है। देखिए, आपको पता है साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी क्या होता है? किसको पता है? हमने पढ़ा तो है सर। तो साइन ए इंटू साइन बी माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, मैंने तो ये पढ़ा यार, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये क्या होता है? ये तो सर कॉस ए प्लस बी होता है, तो फिर ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस ए प्लस बी हो जाएगा, बराबर माइनस का 1, माइनस से माइनस काट दिया। तो अब मुझे बताइए ए प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, जिससे कि कॉस ए प्लस बी 1 हो जाए। ए प्लस बी की वैल्यू निश्चित तौर पर 0 होनी चाहिए। एक बच्चा 90 बता रहा है, जूही 90 बता रही है। जूही 90 पे तो 0 हो जाता है, जूही 90 कैसे होगा भाई? तो अगर आप बात करते हैं सर ये 0 है, तो क्या मैं कह सकता हूं a बराबर आपका माइनस बी हो गया? अगर a बराबर आपका माइनस बी हो गया डियर स्टूडेंट, तो क्या मैं इसको सॉल्व करना चाहता हूं तो क्या लिख दूं, कॉट a और tan b को क्या लिख दूं, माइनस का a, और ये कितना हो जाएगा, कॉट a माइनस tan a, ओहो माइनस का 1। इसलिए कहता हूं खूबसियों के एक समूह में 54 कोल्ड ड्रिंक पसंद करते हैं, 84 हॉट ड्रिंक पसंद करते हैं, और प्रत्येक व्यक्ति दोनों में से कम एक ड्रिंक पसंद करते हैं। कितने व्यक्ति हॉट और कोल्ड दोनों पसंद करेंगे? अच्छा क्वेश्चन है। वेन डायग्राम मैं तो ऐसे ही कर देता हूं, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, ये 54 है, ये 84 है, अगर टोटल मिला दूं तो 138 हो जाएगा, है तो 120 ही, तो जो कॉमन है वो कितने हैं, 18। यही बोला गया है बस कि भाई कितने लोग हैं जो दोनों पसंद करते हैं। समय नहीं लगेगा। 12 की पावर 6 माइनस का 14, अब मैं 11 का भाग दे रहा हूं तो ये भी 11, ये भी 11, यहाँ +1 आ रहा है। अब +1 की पावर 6 होता है तो +1 हो जाता है, माइनस तो पहले से ही है, और 11 का भाग दोगे तो रिमाइंडर कितना निकल कर आएगा, 3 निकल कर आएगा। तो सर ये तो माइनस का 2 आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता ना, फिर उसमें 11 से डिवाइड करोगे तो नेगेटिव रिमाइंडर माइनस का 2 एंड पॉजिटिव रिमाइंडर प्लस का 9 होते हैं।
कुछ पुरुष एक काम को 16 दिन में करने के लिए सहमत होते हैं। 15 व्यक्ति काम के लिए नहीं आए। शेष व्यक्तियों ने काम को 32 दिनों में पूरा किया। अगर आप मेरे से लगातार पढ़ रहे हो, पहले इस क्वेश्चन को आप किसी भी तरीके से करते हो, लेकिन अब आपने अपना तरीका बदल देना है, क्योंकि अब हम इस चीज को रेशो से करते हैं। क्यों? हम ये कहते हैं कि पहले 16 दिन लग रहे थे, अब 32 दिन लग रहे हैं। टाइम का रेशो 1:2 हो गया। अगर ये समय का अनुपात है तो एफिशिएंसी का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:1। क्योंकि कितने लोग छुट्टी पर चले गए थे। इसके मुकाबले यहां पर एक रेशो की कमी है और वही 15 लोगों के छोड़ने का संकेत है। यानी कि शुरुआत में मेरे साथ जब काम पर आए थे तो 30 लोग थे, लेकिन अब 15 ही रह गए, क्योंकि 15 तो बीच में छोड़कर चले गए। तो आपका जो आंसर आएगा कि वास्तव में काम करने के लिए सहमत करने वाले पुरुषों की संख्या ज्ञात कीजिए, तो आपका 30 होगा। सहमत तो देखिए आंसर आ गया। किसी निश्चित राशि पर 2 साल के बाद चक्रवृद्धि ब्याज और मिश्रधन आपको दे रखा है 205 और 2205। तो यदि ब्याज दर वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो ब्याज की दर बताइए कितनी होगी। अब ब्याज अगर वार्षिक रूप से संयोजित हो रहा है मेरे दोस्तों, तो कैसे कर पाएंगे इस प्रश्न को, जरा देखते हैं। मैं आपसे कहता हूं डियर स्टूडेंट कि भाई हमारा प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, तो सर 2250 अगर आपका मिश्रधन है और 205 आपने घटा दिया, तो 2000 रुपए मेरे पास कितना निकल कर आ रहा है? प्रिंसिपल 2000 अगर मेरा प्रिंसिपल है, 2205 मेरा अमाउंट है। काटना शुरू करता हूं और 2 साल का समय रूट लूंगा, लेकिन एक सही समय पर लूंगा। लेकिन मैंने काटा इसको भाई साहब सबसे पहले 5 से काटा 400 बार, 5 चौके 20 बचे 2, 5 चौके 20, 5 एकम 5, कट गया भैया। अंडर रूट ले लिया, 20 से 21 आ गया, रेट भी निकल कर आ गई, सब मजे भी हो गए और आंसर भी आ गया 5%। अब खुमा है, यदि रोहित की आयु 25 साल है और रोहन के दुगनी आयु और उसके भाई राम की आयु 62 साल है, तो राम की दुगनी आयु और रोहन की आयु 64 वर्ष है, तो सबसे छोटे की आयु ज्ञात कीजिए। 3 भाई है भैया, रोहित दे दिया और रोहन के दुगने आयु और उसके भाई राम की आयु देखते हैं भाई। रोहित है एक, ठीक है, रोहित 25 साल का है, रोहन का मैंने डबल कर दिया, उसका भाई राम भी है एक, वो 62 साल के हो गए दोनों मिलाकर। इसी प्रकार राम का मैंने दुगना कर दिया और इसके साथ रोहन है और वह कितने साल के हो गए? 64 साल के। अरे भाई यार, रोहन और राम दोनों का अगर मैं सम निकालूं, मतलब अंतर निकालूं, डिफरेंस एक एक का, इसमें से ये घटा दूंगा, तो यार क्या करना है, इसकी टांग इसमें तो कुछ है ही नहीं वैसे भी, तो यहाँ पर हम वैसे ही घटा लेते हैं इसको, इसमें से ये घटा रहा हूं ना, माइनस आ गया बस ये, तो इन दोनों का अंतर कितना होगा? 2 होगा। अब वैसे ही हो गया ये, तो इन दोनों को जोड़ लो, तो ये कितना आ रहा है? पॉइंट में तो नहीं जा रहा ना, गड़बड़ हो गई, दोबारा से ले लेते हैं। इस जैसे सॉल्व कर लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब मैं इसको 2 से गुणा कर ही लेता हूं, 124 सही है। अब घटा ही लेता हूं, तो ये तो कट गया, 4 में से 1 गया तो 3 रोहन बराबर 124 माइनस 64 60, रोहन की आ गई 20, रोहन भाई आ गया 20 साल का, ठीक है। और रोहन अगर 20 साल का आ गया तो बाकी सब कुछ अपने पास है, और ये 25 साल का हो गया। और इसके बाद आपके लिए मुझे निकालना है राम, और निकाल लेता हूं, तो रोहन का डबल और राम 62, तो राम 22 साल का है, तो मिनिमम कितना है? 20। अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्यों भर्ती करेंगे रेलवे में भाई विलन को? मेरे को कारण बताओ।
मैं होता रेलवे में, मैं अगर देख रहा होता तो कंप्यूटर ये इन वर्ड्स को हटा देता है पहले ही, जिनका नाम ही मतलब नाम में ही सोच दिख गई। अभी कल को कुछ और दिमाग में चले तो फिर जाने क्या क्या दिख जाएगा। ए बी सी, एसी को डी तक बढ़ा दिया। अरे अच्छा नाम हो वो रखो ना, बिलन दुबे, वाह, नाम ही नहीं रख पाते हैं, बताओ खुद का। यहां पर क्या बोला जा रहा है डियर कि एंगल ए 4x माइनस 8, 6x माइनस 10, बीसीडी, बीसीडी 8x प्लस 6। अच्छा ये बताओ कि जो सारा नाटक हो रहा है ये क्यों हो रहा है? अरे यार सर, आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के बराबर है, खत्म बात। यानी कि 6 और 4 10, x माइनस 18 बराबर 8x प्लस 6, यानी कि 2x बराबर 24, x बराबर हो गया 12। तो बी सी ए ये कितना होगा? अभी मैं इसको निकालता हूँ, 12 8 96 और 6 90, अरे बी सी ए 96 और 6 102, तो ये कितना हो जाएगा? 78 हो जाएगा ना, सही है। चलिए चलिए, 3 अभाज्य संख्याओं का योग 84 है, उनमें से एक संख्या 24 से अधिक है, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? अब 3 अभाज्य संख्याओं का योग 84 है, a प्लस बी प्लस सी बराबर 84, प्राइम नंबर है। एक संख्या 24 से ज्यादा है और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या होगी? अब सुनना, इतना प्यारा कॉन्सेप्ट है ना कि मजा आ जाएगा आपको। उनमें से एक संख्या 24 से ज्यादा है, यानी कि एक संख्या अगर 24 से ज्यादा है तो क्या बाकी 24 से कम होंगी? लॉजिक है, लॉजिक तो है। भाई एक बोला है ना, उनमें से एक 24 से अधिक है बस, तो सबसे बड़ी अभाज्य संख्या क्या है? तो भाई देखो यार, जब तुम बोल ही रहे हो कि भाई एक 24 से अधिक है तो इसमें पंचायत किस बात की है? 3 अभाज्य संख्याओं का योग बोला जा रहा है और एक संख्या आपकी 24 से अधिक है। ये सारे 24, उनमें से एक संख्या 24 से अधिक है। एक ही बोला यार, है ना, एक ही बोला है। यस आ गया, क्वेश्चन में दम है। क्या है? क्वेश्चन में दम है। यहां बोला गया है कि सबसे मैक्सिमम निकालनी है आपको, यानी कि इनमें से अगर मैक्सिमम कोई भी होगा, मैंने मान लिया कि ये मैक्सिमम है, मान लिया मैंने ये मैक्सिमम है, तो ये दोनों क्या होनी चाहिए? मिनिमम। और इन मिनिमम में से भी एक तो 24 से ज्यादा होनी चाहिए। अब 24 से ज्यादा तो आप कहोगे सर अनंत में भी होता है, लेकिन मिनिमम लेना है उसमें भी, तो एक तो हो गई आपकी 29, और अगर इसमें से भी एक मिनिमम चूज करना हो तो सबसे छोटा चूज करो, 2, हो गया काम। तो 29 और 2 आप 84 में से घटाओगे 31, मजा आया 53, यानी कि तीसरी जो होगी यही सबसे मैक्सिमम हो सकती है 53, और कोई नहीं हो सकती। देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बराबर 0 है। आप लोग सब जानते हैं यार कि अगर मैं बात करता हूं इसके बारे में, तो यह अगर इसको अगर मैं ए मान लूं, इसको मैं अगर बी मान लूं, इसको अगर मैं सी मान लूं, तो इस संदर्भ में अगर ए प्लस बी माइनस सी मान लो, क्या फर्क पड़ता है, बराबर 0 है। तो मुझे बताइए ए की वैल्यू कितनी है? ए स्क्वायर। बी की वैल्यू कितनी है? बी स्क्वायर। सी की वैल्यू कितनी है? माइनस का सी स्क्वायर।
तो सर ये आप क्यों बता रहे हो? क्योंकि आपको इसी तरह का फॉर्मूला ही तो बताया था, ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू किसके बराबर होगा? -3ab बराबर 0 ही तो होगा, क्योंकि ये 0 है तो ये 0 के बराबर होगा। क्या बात है, ऐसा है तो ए की वैल्यू रखो, ए की वैल्यू रखी तो ए की पावर 6, बी की वैल्यू रखी तो बी की पावर 6, सी की वैल्यू रखी चिन्ह सहित -c की पावर 6 इज इक्वल्स टू 3, ए की वैल्यू रखी ए स्क्वायर, बी की वैल्यू रखी बी स्क्वायर, सी की वैल्यू रखी माइनस का सी स्क्वायर। मतलब कितनी प्यारी चीज बता रहा हूं आपको मैं। क्या बात है सर, तो क्या मैं इसकी वैल्यू ये पुट कर सकता हूं क्या? माफ कीजिए, छोटा बी आएगा। रखो सर रखो। और कितनी अब नीट एंड क्लीन समझ में आ रहा है आपको आज ये वाला कॉन्सेप्ट, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस बी आएगा बटे 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, कट गया -4। अच्छा लगा, नीट एंड क्लीन समझ में आया। मैं बताता हूं क्या दिक्कत होती है। अभी मैं देखो, मैं एक टीवी की कीमत 22,000 रुपए है। एक दुकानदार इसकी कीमत को क्रय मूल्य से 15% अधिक चिन्हित करता है और 8% का छूट देता है। तो 15% अधिक यानी कि 20 से 23 और इस पे छूट दूंगा यानी कि 100 पर 92। ठीक है, तो इतना सब क्या करना है भाई, इतना क्यों करें हम क्यों करें इतना? टीवी की कीमत दे ही रखी है। अब टीवी की कीमत अगर हमें पता है तो भाई साहब हम इसको डायरेक्टली लेके चलेंगे ना कि 22,000 रुपये अगर आपकी टीवी की कीमत है तो आप मुझे बताइए कि 20 से 23 हो गया तो 20 रेशो बराबर 22,000 है, एक रेशो बराबर कितना हो जाएगा 1100, तो 23 इंटू 1100 बराबर 25,300 और इस पर आप डिस्काउंट दे दो तो 25,300 का 8% निकालना है आपको, क्योंकि केवल आपसे डिस्काउंट ही पूछा गया है। इसलिए मैंने ना तो एमपीसीबी लगाया ना मैंने सक्सेसिव लगाया। घर की बात बता रहा हूँ, मैं क्यों लगाऊं कुछ। और सीधा सीधा 8 या 24 आ रहा है, इकाई का अंक 4 दो ऑप्शन में, ये तो उत्तर नहीं होंगे। और 25 अट्ठे 200 तो 1800 तो हो ही नहीं सकता। दिमाग